जिस युवा की हम सेवा करने का संकल्प कर रहे हैं उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो बहुत सुंदर इनपुट्स उसके अंदर मिले थे, लेकिन अब उनके लिए प्रोग्राम्स किस तरीके से तैयार किए जाएं, तो उसको बहुत ब्रीफली मैं आपके आगे प्रेजेंट करने वाला हूं। क्योंकि अभी आप देखिए कि इसके अंदर अभी आपको जो भी चीज़ें दिखाई जाएंगी ना, उसके अंदर एक एक आइटम के लिए डिटेल ट्रेनिंग होती है। लेकिन अभी आपको हम बड़ा बेसिक के अंदर इवेंट डिज़ाइन कैसे करना है उसके ऊपर थोड़ा सा गाइडलाइंस देने वाले हैं। तो डिज़ाइनिंग इम्पैक्टफुल यूथ प्रोग्राम्स। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि एक स्पिरिचुअल इम्पैक्ट होता क्या है, आजकल के युवाओं के लिए किस प्रकार के प्रोग्राम सबसे अच्छा रिजल्ट लेकर के आते हैं, और फिर उन इवेंट्स को डिज़ाइन किस तरीके से करना है, और उन इवेंट्स के अंदर किस किस तरीके के सेशन डिलीवर किए जाते हैं। फिर इसके बाद अगर कुछ समय रहेगा तो आपके यदि कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। अभी एक स्पिरिचुअल इम्पैक्ट होता क्या है उसको थोड़ा सा हमको फर्स्ट ऑफ ऑल समझना, इसके ऊपर मंथन करना है। देखिए, इम्पैक्ट तो दुनिया के अंदर हर चीज़ अपना लेकर के आई हुई है। संसार के अंदर मीडिया का एक अपना इम्पैक्ट है, पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल सर्कल्स का एक अपना इम्पैक्ट है, धर्म सत्ता का अपना इम्पैक्ट है, विज्ञान सत्ता का अपना इम्पैक्ट है, मीडिया में प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया का अपना अपना इम्पैक्ट है, व्यक्तियों की पर्सनैलिटीज़ के अपने अपने इम्पैक्ट हैं। लेकिन स्पिरिचुअल इम्पैक्ट किसे कहा जाए? कोई आप में से उत्तर देना चाहेगा कि व्हाट इज स्पिरिचुअल इम्पैक्ट? व्हाट इज अ स्पिरिचुअल इम्पैक्ट? एनीवन? हाँ, वैल्यू दी जा सके। स्पिरिचुअल इम्पैक्ट कहा जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ लाइट, दैट इज़ नॉलेज, जो कि उनको एक थ्योरेटिकल बेस देती है। चाहे मेडिटेशन का चाहे क्वालिटीज़ का एक थ्योरेटिकल बेस देती है और उनको विजडम देती है। नेक्स्ट इज माइट, उनके अंदर की इनर पावर्स को जगाना, उनके एटीट्यूड को अच्छा बनाना, उनके स्किल सेट को अच्छा बनाना, दैट इज माइट। तीसरी चीज जो ट्रांसफर होती है दैट इज कनेक्ट, कनेक्शन विद योर ओन सेल्फ, आत्मानुभूति होना। फिर बाबा से जुड़ना, तो कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड विद गॉड। एंड चौथी चीज़ जो कि ट्रांसफ़र होती है वो क्वालिटीज़। और क्वालिटीज़ किसकी ट्रांसफ़र होती हैं? जो ऑर्गेनाइज़र है, ऑर्गेनाइजिंग टीम की, मेंबर्स की, फैसिलिटेटर्स की, सबकी क्वालिटीज़ ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, तो जब ये ट्रांसफ़र हो तो समझिएगा कि अब हम लोग स्पिरिचुअली इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब कुछ हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स पर। दुनिया के अंदर देखा जाए तो ब्रॉडली 3 टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं। पहले प्रोग्राम्स तो होते हैं जिनको कि हम कहते हैं कि एक दिशा के अंदर इंफॉर्मेशन का फ्लो जा रहा है, डिलीवर्ड वन वे। कोई भी एक्सपर्ट होगा अपने विषय को लेकर के ऑडियंस को बताएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? लेक्चर्स, क्लासेस, प्रेजेंटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, ये यूनिडायरेक्शनल हैं। तो दुनिया के अंदर इसको दूसरा नाम दिया जाता है कि इंस्ट्रक्शनल ओब्लिक डायडैक्टिक डिलीवरी, एक दिशा में चलने वाला। उससे फिर नेक्स्ट आ जाता है कि प्रोग्राम्स विच आर डिलीवर्ड 2 वेज, जिसके अंदर की एक एक्सपर्ट एक ग्रुप ऑफ ऑडियंस को
कुछ डिलीवर भी करता है और उनसे कुछ ना कुछ वापस सुनता भी है। तो इसके अंतर्गत किस प्रकार के कार्यक्रम आ जाते हैं? वर्कशॉप्स, एक्टिविटीज़, इंटरव्यूज़, डिस्कशंस, डायलॉग्स, ज्यूरीज, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी या फिर इंटरैक्टिव लर्निंग। तो 2 वे डिलीवर होने वाले। अब तीसरे आ जाते हैं विच आर डिलीवर्ड मल्टीपल वेज। मल्टीपल वेज का क्या भाव होता है कि वो चाहे 1 वे हो या फिर 2 वे हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और मान लीजिए कोई इवेंट होता है, उसकी रिपोर्टिंग हो रही है, लोगों की चर्चा का विषय बन रहा है, तो थर्ड पार्टी बिकम्स अ मैसेंजर ऑफ द थीम ऑफ द इवेंट एंड डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट टू विच दे एंजॉय। किसी को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ गई तो वो उसका मैसेंजर बन जाता है, मतलब कि अपने आसपास के लोगों के साथ वो उसी की चर्चाएं करता है और वो चर्चाएं लंबी चली जाती हैं। तो इस तरह का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ देखने में आता है? धार्मिक चर्चाओं में आता है, पॉलिटिकल चर्चाओं में आता है। आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के अंदर मैच 2 पार्टीज़ खेल रही हैं, हालांकि 2 लोगों के बीच का है, लेकिन इट बिकम्स अ टॉक ऑफ द टाउन। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है इसके अंदर? इसलिए यूथ को लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको इस टारगेट तक पहुंचना है कि इट शुड बी डिलीवर्ड मल्टीपल वेज। आप मान लीजिए कि जिस टाइम पर हम यहाँ पहुँच गए, प्रत्यक्षता हो गई। सो इम्पैक्ट के लिए क्या कहेंगे कि पहले सीखेंगे, लर्न, लिव, शेयर, इंस्पायर एंड मल्टीप्लाई। अभी तक हम लोग यूथ प्रोग्राम्स के बारे में क्या क्या जानते हैं? हमने अभी तक जो चीज़ें देखी हैं वो ज़्यादातर यूनिडायरेक्शनल हैं, चाहे क्लासेस कह लीजिए, गाइडेड मेडिटेशन कह लीजिए, पैनल्स, इंटरव्यूज़, स्टेज कोऑर्डिनेशन, सिंगिंग, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, पोइट्री, ये सब चीज़ें जो हैं ये एक तरीके से यूनिडायरेक्शनल लेवल पे चलती हैं। लेकिन यूथ को अगर हमको अनुभव देना है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए उनके साथ हमको बाई डायरेक्शनल चैनल को ज़्यादा अच्छा चालू करना होगा, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ क्वेश्चन आंसर करना, उनको अपने अनुभव सुनाना, जो उन्होंने सुना है उस पर उसकी प्रतिक्रिया लेना। अब कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी, फॉर एग्ज़ाम्पल गाइडेड मेडिटेशन देना, ये भी बहुत ज़रूरी है, हालांकि यूनि डायरेक्शनल है बट यूथ के साथ वर्क करता है। तो वो ऐसा फील करे कि भाई एक्चुअली मेरे लिए कोई आया है तो मेरे एक्चुअली बेनिफिट के लिए वो सोच रहा है। एक मुझे छोटा सा किस्सा याद आता है। जब मैं लगभग ज्ञान में चला ही चला था, शुरू के 2-3 साल की बात थी, मुझे ध्यान है कि हम लोगों ने अपने सेंटर के पास में एक बस्ती हुआ करती थी, बस्ती के अंदर एक नशा मुक्ति की उस दौरान प्रदर्शनी लगाई थी। और प्रदर्शनी लगाने के बाद वहाँ के लोगों को कहा कि आपके लिए हम शिविर रखेंगे तो आप शिविर में आइएगा। तो काफ़ी करके जितने वो पार्टिसिपेंट थे वो लगभग लेबर क्लास के लोग ज़्यादा थे, और उस बस्ती के अंदर एक छोटे से कमरे में पाठशाला चलती थी। तो वहाँ पे मैंने उनको उस दौरान 3 दिन का शिविर कराया। शिविर कराने के बाद मुझे लगा कि मैंने तो बहुत अच्छा डिलीवर कर दिया, लेकिन उसी एरिया की सेवा करते हुए एक बहुत सीनियर कुमार थे, वो शिविर का अंत होने के दौरान वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि शिविर आपने करा लिया? मैंने कहा हाँ करा लिया।
कहते चलो ठीक है, शिविर में आपने क्या क्या सीखा? बाकियों से उन्होंने पूछना शुरू किया, ऑडियंस से। तो किसी को कुछ ध्यान ना आए कि हमने क्या सुना। और उसके बाद फिर मुझसे पूछा कि आपने क्या क्या पढ़ाया इनको। फिर मैंने बताया कि मैंने आत्मा पर पढ़ाया, उनको परमात्मा पढ़ाया, ये सब पढ़ाया। तो उनसे फिर उन्होंने पूछना शुरू किया कि आप लोग बताओ कि आत्मा क्या है। अब वो सारे के सारे बिल्कुल चुप, कुछ ना बता पाए। फिर उन्होंने उनसे फर्दर थोड़ा और इंटेरोगेट करना शुरू किया, कहने लगे कि आत्मा कौन है। तो वो लेबर क्लास के लोग थे, उनकी तरफ से जवाब आया कि देखिए बाबूजी, हमने आत्मा तो सुना था, आप बताते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन हमको तो इतना लगता नहीं है, हमको तो आप लोग ज़्यादा आत्मा लगते हैं। इस तरीके से उनका उत्तर आया। तो फिर समझ में आया मुझे कि भाई मैं तो समझ रहा था कि मैंने एक बहुत अच्छी स्पीच उसके आगे डिलीवर कर दी, लेकिन उसका सामने वाले का अंडरस्टैंडिंग का लेवल ही कितना है, तो उसको उस हिसाब तक वहाँ तक हमको पहुँच के ही करना पड़ेगा ना। तो ये बात यूथ के साथ भी है। तो इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि अपनी लर्निंग को आप प्रोग्राम्स को इंटरैक्टिव रखिए। फिर एक अच्छा एम्बियंस तैयार करना। एम्बियंस कैसे तैयार होता है कि आप किस तरीके से उनका वेलकम करते हैं। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जैसे कि सोवेनियर्स देना, आपने मान लीजिए एक बैज अच्छा उनको प्रोग्राम के लिए दे दिया, और कोई तरह के क्रिएटिव डिस्प्लेज लगा दिए। ये छोटी छोटी चीज़ें करके हम लोग अच्छा एम्बियंस तैयार कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे सरप्राइज़, उनको छोटा कोई इस तरह का गिफ्ट दे दिया, कुछ कर दिया। और सेशंस के अंदर कुछ छोटे छोटे फार्मूलाज के द्वारा उनको कम्युनिकेट किया जाए और सारी चीज़ों की समरी तैयार करके दे दी जाए। तो ये चीज़ें यूथ के साथ काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट लाती हैं। तो बिफोर द इवेंट बी क्लियर कि हमको किस चीज़ के ऊपर हम लोग अपना इवेंट करने जा रहे हैं। कोई भी इवेंट जब हम देने जा रहे हैं तो हमको इस बात की बहुत क्लैरिटी चाहिए कि हम लोग इवेंट के अंदर क्या देने वाले हैं। हमारी डिलीवरिंग टीम जो है, डिलीवरिंग टीम या जितने भी हैं, कई जगह तो आपके इस समय टीम होगी, कई जगह इस टाइम टीम नहीं भी होगी। तो अभी दीदियों ने आप सबको बताया ना कि पहले अपनी आप टीम तैयार करोगे तो ज़्यादा अच्छा सेवा कर पाओगे। तो टीम के साथ वर्क करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और जो टीम के साथ मेंबर्स की विशेषता है, हर एक अपनी अगर विशेषता से अवेयर है कि भाई मेरे अंदर क्या विशेषता है, उसी प्रमाणे अगर आप डिलीवरी देंगे ना तो वो दिल तक जाएगी। क्योंकि काफ़ी भाई बहनों को हमने ये देखा है कि यानी कि स्पीच तो करते हैं लेकिन ऐसे विषय को ले लेते हैं जिसका कि एक अलौकिक स्पष्टीकरण या अपने ईश्वरीय ज्ञान के प्रमाण स्पष्टीकरण दे पाने में वो कभी कभी असफल से हो जाते हैं। तो ऐसा कोई विषय मत लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ध्यान है कि एक बार मैं एक सेंटर पे गया, एक बहन ने मुझसे पूछा कि मुझे हीरो के ऊपर बोलना है। तो हीरो के ऊपर फिर वो जो मुझे सुनाने लगी, मैंने कहा ये तो दुनिया वाली बातें आप सुना रहे हो। उसका ज्ञान का रूपांतरण जो है, बाबा किसको हीरो कहता है और हीरो बनाने के लिए एक्चुअली हमारे अंदर किस तरह का परिवर्तन लेकर के आता है, किस तरह से हमारे वैल्यूज़ को बढ़ाता है। क्योंकि हम लोगों को जब हीरो के ऊपर बोलना है तो वैल्यूज़ ओरिएंटेड होकर के बोलना है। क्योंकि दुनिया के अंदर हीरो तो किसी भी तरीके का मिक्स कैरेक्टर का व्यक्ति भी हीरो दिखा दिया जाता है। और आप देख लीजिए कि जो हीरो बने हुए हैं उनकी लाइफ कैसी चल रही है आजकल। 3 तलाक एक जन्म के अंदर, फिर उसके बाद डिप्रेशन के अंदर गए हुए। और दुनिया के तो जितने हीरो हैं आप वो मान के चलिए कि कितने तो सुसाइड कर लेते हैं। अर्ली एज के अंदर सुसाइड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उस दुनिया की इमेज और स्पिरिचुअल इमेज का हमको बिल्कुल कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट लेकर के चलना पड़ेगा।
और अगर दुनिया के किसी हीरो को भी कोट करते हैं तो अगेन उसकी वैल्यू पर पहले जाइए, उसके बाद उसको चाहे कोट कीजिए। अब हम आ जाते हैं इवेंट डिज़ाइन के ऊपर। अब इसके अंदर सबसे पहली बात जो हमको डिसाइड करनी होती है कि हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसका फोकस या थीम क्या होगा, और उस थीम को अचीव करने के लिए एक हमको सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपको कंटेंटमेंट के ऊपर सुनाना है, तो कंटेंटमेंट के ऊपर आप क्या क्या करेंगे? आपको मेनली जो सारा इसका सीक्वेंस बनानी है वो आप अपनी लाइफ से ही सीखिए, पहले बाकियों को छोड़िए, अपनी लाइफ से सीखिए या अव्यक्तवाणियों से लीजिए, उससे सीखिए। जब दोनों का प्रॉपर ब्लेंड होगा तो जो आप बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं उस तरह का कंटेंट तैयार हो पाएगा। फिर तीसरी चीज़ के अंदर दिखाई हुई है ब्लेंड ऑफ डिलीवरेबल्स, यानी कि हमको अचीव क्या करना है कि सारे जितने भी सेशंस हैं उसके अंदर मोनोटनी ना बने, ये चीज़ हमको अचीव करनी है। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वाव मोमेंट्स, और फिर इवेंट की टोटल मैनेजमेंट वो किस तरीके से हो रही है, तो एक एक के हम डिटेल के अंदर जाएंगे। द फोकस और द थीम, इट शुड बी वेरी शॉर्ट एंड क्लियर। कभी भी किसी इवेंट के थीम को बहुत लंबा मत कीजिए, 2, 3, 4 शब्द काफ़ी हैं। फिर आज के समय प्रमाण उसका कोई ना कोई महत्व ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कल जैसे कि डिस्कशन में चल रहा था मेंटल हेल्थ, आज के समय में क्योंकि इसके ऊपर बहुत लोग काम कर रहे हैं, डिमांड है इसकी बहुत ज़्यादा। एंड फिर तीसरी चीज़ मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग टीम के अंदर वो वाली स्ट्रेंथ होनी चाहिए जिस थीम को लेकर के हम चल रहे हैं। मीनिंगफुल सीक्वेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलिए कि आपने संतुष्टता के ऊपर बोलना शुरू किया। ये सब्जेक्ट बीकेस के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है नॉन बीकेस को ना ज़्यादा अप्रिशिएट करें। तो चॉइस इस तरह की कीजिए कि नॉन बीकेस के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलिए उनको आप अगर क्रिएटिविटी के ऊपर समझाएं या ओवरकमिंग ओवर थिंकिंग के ऊपर समझाएं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसी तरीके का हमको लॉजिकल सीक्वेंस लेके चलना पड़ेगा कि जिसके अंदर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि ये थीम है क्या, उससे जुड़े हुए फैक्टर्स क्या हैं। एक हमको दादी जी ने, इनफैक्ट अव्यक्त बाप दादा ने भी बहुत सिंपल तरीका बताया हुआ है कि अगर किसी से रिलेटेड हमको फैक्टर्स देखने हैं तो सिंपली उस थीम को लेकर के 5 क्वेश्चन कर दीजिए। क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे। जब किसी भी टॉपिक को लेकर के आप ये 5 क्वेश्चंस रेज कर देंगे तो उससे जुड़े हुए सारे फैक्टर्स अपने आप बाहर निकलने शुरू होंगे। वेरी सिंपल। और फिर उसको एक लॉजिक के अंदर लेके आ जाइए और अंत में उसका एक वो निकाल लीजिए, एक इसका रिजल्ट निकाल लीजिए। ब्लेंड ऑफ डिलीवरेबल्स, अब मान लीजिए एक हमने लेक्चर दे दिया। कल के सेशन में सुभाष भाई ने बताया था ना कि सब आजकल सबका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या आना चाहिए? अगर एक लेक्चर सेशन कर भी लिया, अच्छा है कि एक लेक्चर सेशन करो तो उसके बाद ऑडियंस को आप 10 मिनट क्वेश्चन आंसर करने के लिए दे दो, ठीक है। नेक्स्ट
फिर उनसे एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी रखो, कोई छोटी एक्टिविटी रख लो जो कि इंटरैक्टिव हो। तो डिलीवरेबल शुड मैच विद द टाइमिंग। एंड फाइनली encourage exchange between participants and the organizing team। इसके लिए हम एक शब्द यूज़ करते हैं, फैसिलिटेशन। ऑर्गेनाइजिंग टीम जब ग्रुप्स के अंदर बैठती है और ऑडियंस के साथ एक्सचेंज प्रोसेस करती है, देन वो सारा फैसिलिटेशन के अंदर आ जाता है। इसकी एक बहुत डिटेल ट्रेनिंग है, नेक्स्ट सेशन में भी कुछ आपको इसके बारे में बताया जाएगा। अदरवाइज़ हम लोगों ने तो इसके लिए एक एक दिन की कंप्लीट ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज कर रखी है। वाव मोमेंट्स, व्हाट आर वाव मोमेंट्स? कि ये बहुत तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड फैकल्टी का इवेंट में आ जाना, ठीक है, क्योंकि आप देख लीजिए कि आप में से कितनों के यहाँ शिवानी बहन के प्रोग्राम हुए होंगे, तो जब आपने उसका फ्लायर बना करके बांटा होगा तो उनका वाव मोमेंट उसी टाइम शुरू हो जाता है। या फिर कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो कि पार्टिसिपेंट्स का दिल जीत सकती है, वो डिज़ाइन करनी पड़ती है। या कोई चीज़ आप मान लीजिए किस इतने अच्छे तरीके से हैंडल की गई हो जो कि पार्टिसिपेंट की लर्निंग के लिए उस टाइम पे बहुत यूज़फुल साबित हुई हो। आपने अक्सर करके देखा होगा कि आप जब भी वरदान उठा लेते हैं, कभी भी बाबा का वो जो छोटा वरदान कार्ड लेते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये जो है मेरी वर्तमान जो परिस्थिति चल रही थी या जो मेरे ऊपर इस टाइम टेस्ट आया हुआ था उससे बहुत ज़्यादा मैच करता है। लगता है ना सभी को ऐसा उस टाइम पे। सो दैट इज़ अ वाव मोमेंट। तो ऐसे छोटे छोटे वाव मोमेंट्स इंट्रोड्यूस करने के बहुत टाइम लगते हैं। अब हमको भी ऐसा लगा, अभी हम जैसे कि ज्ञान सरोवर में थे, मुझे एक वाव मोमेंट बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस तब हुआ कि जब कुमारों का पूरा मंच था, सूरज भाई भी आके बैठ गए, आतम भाई भी आके बैठ गए। अब इनको हमने अकेले अकेले तो बहुत क्लासेस कराते हुए देखा, लेकिन जब दोनों को एक मंच पर एक विषय पर बोलते हुए सुना तो हमको बड़ा वाव मोमेंट लगा। ठीक है, तो ये वाव मोमेंट्स किसी ना किसी तरीके से इंट्रोड्यूस हमको करने पड़ेंगे। फिर इवेंट मैनेजमेंट। अब इसके अंदर पहली चीज़ आती है कि रिसोर्स अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट, कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है। पहली बात, रिसोर्सेज के अंदर बहुत चीज़ें आ जाती हैं कि आपका बजट फॉर एग्जांपल कितना है इवेंट को करने के लिए। फिर आपकी ऑर्गेनाइजिंग टीम के अंदर जो लोग हैं वो उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, तो उसको समझना भी पड़ेगा और उसको मैनेज भी करना पड़ेगा। तो एक बाबा ने भी कहा है ना कि सारी चीज़ों की इकोनॉमी करके चलना है। फिर दूसरी चीज़ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पब्लिसिटी, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि आपने जो थीम चूज़ कर लिया उसके हिसाब से आपके फ्लायर बनना, आपके पोस्टर्स बनना या प्रोमोज बनना, ये सारी चीज़ें ये पब्लिसिटी, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में आ जाती हैं। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। किसी इंडिविजुअल का किसी इवेंट के अंदर इंटरेस्ट है भी या नहीं है, वो उसके रजिस्ट्रेशन से पता लगता है। ठीक है, अब कई जगहों पे तो रजिस्ट्रेशन बड़े छोटे होते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि जिस इवेंट को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जितना आप कहो कि प्रोफाउंडली या डीपली डिलीवर करना चाहते हैं, आप उसके रजिस्ट्रेशन को लंबा रखिए। अब मान लीजिए आपने स्कूल में जाकर के डिलीवर करना है, वहाँ पे आपको कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसे कैंडिडेट हों जो कि सीरियसली स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करना चाहते हैं, तो आप उनको सेंटर पर कॉल कीजिए, सेंटर पर उनका गेट टुगेदर रखिए और रजिस्ट्रेशन के साथ कीजिए, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा।
अब हमें इसका बहुत अनुभव है कि आज से लगभग 16 वर्ष पहले यूथ विंग नेशनल और इंटरनेशनल ने मिलकर ओआरसी के अंदर एक चूज़ चेंज बिकम नाम की रिट्रीट शुरू की थी। तो जब वो रिट्रीट हम लोगों ने शुरू की तो उसके अंदर उनकी बेसिक प्रोफाइल के अलावा, बेसिक प्रोफाइल आप समझते हैं ना, नेम, एज, क्वालिफ़िकेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किस डेजिग्नेशन पर काम कर रहे हैं, ये बेसिक प्रोफाइल। अदर देन दैट उनका उस इवेंट और उस का डिटेल्स के प्रति उसका इंटरेस्ट लेवल जानने के लिए हम लोग थोड़े और क्वेश्चंस भी पूछते हैं और उनके आंसर्स उनसे लेते हैं, और वो हम कंपलसरी कर दिया करते थे, क्योंकि हमको यानी कि शुरू से हमारे विदेश वालों का तो विज़न था कि अगर इस नाम से रिट्रीट चला रहे हो तो इसके अंदर क्वालिटी में कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। तो आज की डेट में ऐसी 20 रिट्रीट्स हम लोग कर चुके हैं। तो हमने देखा कि शुरू के अंदर हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मेहनत किया करते थे, और उसके बाद फिर जो रजिस्ट्रेशन रिसीव होता था उसको एक फ़ोन कॉल जाता था, एक हमारी कॉलिंग टीम थी, तो उस व्यक्ति का लेवल उनसे कॉल करके बात करके जज कर लेती थी, और उसके बाद फिर उसको अप्रूवल दिया जाता था। अगर हमें लगता था कि भाई उसकी बात करने का तरीका ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको ऐसे कैंडिडेट को रिजेक्ट भी कर दिया जाता था। बहुत कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते थे। फिर कई ऐसे इवेंट होते हैं जिनके अंदर मीडिया कवरेज की भी ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए आप शहर में एक अच्छा फेस्टिवल करने जा रहे हैं, कॉलेज में अच्छा फेस्टिवल करने जा रहे हैं, तो एडवांस में मीडिया रिलीज़ देना और उसके प्रोग्राम के समाप्त होने के बाद भी मीडिया रिलीज़ देना, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। फिर अपने प्रोग्राम्स के अंदर वीआईपी और माइक क्वालिटी आत्माओं को किस तरीके से हमको यूज़ करना है। बीकेएस के अंदर बहुत ज़्यादा वीआईपीज़ या माइक क्वालिटीज़ को दैट वे तो यूज़ करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलेस एंड अनटिल कि उस प्रोग्राम की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा हाई हो। फिर जिनके साथ फिर जो हमारे अगेन पार्टिसिपेंट्स बन गए, उसके साथ कनेक्शन बना करके रखना और उसकी पालना करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। तो बाबा भी कहते हैं ना कि भाई जो आया उसकी पीठ करो, पीठ करो शब्द बाबा कहते हैं ना व्यक्त मुरलियों में। तो उसके लिए आजकल हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि इसके ग्रुप के लिए भी अब आप आ गए, तो आपके साथ लिंक बनाए रखने के लिए हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना करके रखेंगे, टाइम टू टाइम आपको कुछ ना कुछ भेजते रहेंगे ताकि कनेक्शन में बने रहें। तो सेम वे बीकेएस के लिए हमको ये अलग तरीके से चलाना चाहिए, नॉन बीकेएस के लिए इसको अलग तरीके से चलाना चाहिए। तो ये सारा इवेंट मैनेजमेंट का पार्ट आ जाता है। अब इसके अंदर यूथ के लिए डिलीवरेबल्स किस किस टाइप के होने चाहिए। लेक्चर्स, क्लासेस, प्रेजेंटेशंस, इसकी ड्यूरेशन आप यूथ के हिसाब से रेकमेंड किया जाता है कि आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच में रखिए, और ख़त्म होने के बाद ऑडियंस को टाइम दीजिए कि वक्ता से क्वेश्चन आंसर ज़रूर करें। वर्कशॉप्स, अब वर्कशॉप्स के अंदर क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया 3 पार्ट रहा करते हैं। तो कुछ टाइम के अंदर जो मेन फैकल्टी होगा सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा, और फिर ग्रुप डिवीज़न करेगा, और ग्रुप्स के अंदर कोई ना कोई या तो हमारे फैसिलिटेटर बैठेंगे, फैसिलिटेटर नहीं बैठेंगे, एंटायरली नॉन बीकेएस का ग्रुप होगा तो उनमें से रिप्रेजेंटेटिव तैयार करना ताकि वो आएँ और अपने सारे चिंतन का एक हमको रिपोर्ट दें। तो रिपोर्ट भी जो है वो वर्बल भी हो सकता है, ग्राफिक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके की चीज़ें हैं। पैनल्स और क्वेश्चन आंसर सेशंस भी जो हैं, इसके अंदर भी हम लोग वैरायटी फैकल्टी यूज़ कर सकते हैं जिनको कि उस विषय से लेकर के अलग अलग प्रकार के अनुभव हों, और इसको भी हम इनपुट सेशन क्योंकि प्राइमरली रहेगा तो 30 से 60 मिनट तक का इसका हमको ड्यूरेशन रखना चाहिए। अब एक्टिविटीज़ यूथ के साथ तो बहुत सारी हो सकती हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसके अंदर तो यानी कि कुछ
ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको फैसिलिटेटर ट्रेनिंग के अंदर भी बता दी जाएंगी। बाकी मान लीजिए एनवायरनमेंट डे आ रहा था पिछले साल, जब ज्ञान सरोवर में आपको ध्यान होगा जब हमारा इवेंट हुआ तो 5 जून उसकी स्टार्टिंग थी, तो हमने एनवायरनमेंट को लेकर के कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी कर दी। और किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ हो जानी चाहिए, क्योंकि उससे यूथ थोड़ा रिलैक्स भी रहते हैं और अपने आप को ज़्यादा पार्टिसिपेटिव फील करते हैं। एक्सपीरियंस शेयरिंग ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बाबा ने बीके यूथ को स्पेशली कहा हुआ है कि आपको एक एक को 10-10 तैयार करने हैं, और ये भी कहा हुआ है कि आप अपने अनुभव दूसरों को सुनाओ। लेकिन आज की डेट में भी हमें बीके यूथ के साथ इंटरेक्ट करते हुए ऐसा लगता है कि एक्चुअली हमारी खुद की जो स्ट्रेंथ्स हैं उससे हम बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, और दूसरी बात उसको बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना भी नहीं जानते हैं। तो ये चीज़ें हमको अपने बीके यूथ के इवेंट्स के अंदर काफ़ी फोकस दे करके इसको हमें तैयार करना होगा, क्योंकि वही यूथ जब बाहर जाएंगे और नॉन बीकेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो अपने अनुभवों के द्वारा वो ज्ञान को भी कन्विंस कर पाएंगे। गाइडेड मेडिटेशंस, ये भी नॉन बीकेस के अंदर तो 10 से लेकर 20 मिनट, बीकेस के लिए तो फिर इंटरेस्ट ग्रुप हो जाता है, तो आप उसको गाइडेड भी करना है नहीं करना है या कई एक्शन प्लान, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होता है, जो कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कि लगभग मिनिमम अगर 1 दिन ड्यूरेशन का चलाते हो, मान लीजिए आपने सुबह 10 बजे एक प्रोग्राम शुरू किया और आप उसको फिर क्लोज कर रहे हैं शाम को 4 बजे 5 बजे, तो उसके अंदर हर एक को एक एक्शन प्लान के लिए थोड़ा सा ज़रूर बोलिए, और कम से कम 10 मिनट इसको ज़रूर दीजिए, ताकि वो इंडिविजुअली खुद चिंतन करके अपने लिए कुछ ना कुछ लिख सके। और 1 घंटा होगा तो एक्शन प्लान की ग्रुप एक्टिविटी भी कराई जानी चाहिए। और इसके अंदर क्या डिलीवर किया जाता है कि भाई आपने अभी तक जो सीखा अपने आने वाले समय के लिए आप उसको कैसे प्रयोग में लेकर के आने वाले हैं, उससे रिलेटेड आप एक वर्कशॉप नुमा उसको करा सकते हैं। कल्चरल एक्सचेंज बीके यूथ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ये भी अगेन स्पेशली हमको बड़ी दीदियाँ कहा करती हैं कि आप जब थोड़े बड़े प्रोग्राम कराते हो तो अंत में बीके यूथ की रास कराया करो। फेस्टिवल्स हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कर सकते हैं, या जहाँ पर भी बड़े स्थान हैं, जैसे यहाँ इधर रिट्रीट सेंटर है या कोई भी ऐसा सेंटर बड़ा है जहाँ पर कि आप मान लीजिए 2 या 3 हॉल अवेलेबल हैं, वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो उसके अंदर कॉम्पिटिशन्स, टैलेंट हंट, डिबेट्स, यूथ पार्लियामेंट्स, इस तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग चला सकते हैं। अभी इसके आगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने बताया कि ये एक अपने अंदर बहुत ही एक आपको कंडेंस्ड मॉड्यूल दिया गया है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, एक एक विषय को लेकर के अलग अलग ट्रेनिंग्स हैं। तो कुछ ट्रेनिंग्स तो आज हम कर भी लेंगे, कुछ ऐसी भी हैं जो कि आने वाले समय के अंदर हम लोग आपसे इंटरेक्ट करते रहेंगे। तो अभी आपके लिए मैं ओपन कर रहा हूँ। अभी तक जो इसके बारे में सुना, इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए हो तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ओम शांति। अक्सर प्रोग्राम्स में देखा जाता है कि ऑडियंस जनरली वही रिपीट होती है, तो व्हाट आर द वेज कि हम नई ऑडियंस को रीच कर सके और उनको अपने प्रोग्राम्स में बुला सके। ऑडियंस काफ़ी करके अगर आ भी रही है तो देखिए ये एक तरीके का सक्सेस फैक्टर भी है कि भाई आपके प्रोग्राम्स उनको इम्प्रेसिव लग रहे हैं, ठीक है, इसलिए कोई बार बार आता है। और नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए फिर अगेन वही होगा, उन ऑडियंस को थोड़ा कन्विंस कीजिए कि आप इसके मैसेंजर बनिए, ठीक है। उसको जो अभी तक 2 वे डिलीवरी चल रही थी, 2 वे डिलीवरी की बजाय अब उसको मल्टीपल में लेकर के आएँ, उसमें आप उनका सहयोग लीजिए,
या फिर नए एरिया की सेवा कीजिए। तो ये दोनों चीज़ें की जा सकती हैं। भाई डिलीवरी वो बड़ी हर बार आ रहे हैं तो अच्छा उनको बताओ अब 7 दिन का कोर्स हो गया, मुरली में आओ, उसको मुरली तक लाओ ना। आप मुरली में कैसे आए? आप भी पहले आते थे ऐसे। तो हमारा तो फोकस ही ये है कि वो बाबा तक आए। हम ये प्रोग्राम्स क्यों करते हैं? सिर्फ ऐसे थोड़ी ना अपना ये वाला लेक्चर सुनाना है उसको, हमें उसको बाबा तक पहुंचाना है। तो बहुत खुशखबरी है, अगर वो हर बार आता है तो आप उसको बताओ, हमारी जैसे दीदी बता रहे थे ना, ऐसे ही करना होता है। मुरली कितनी अच्छी होती है। मुरली क्या होती है? ये कोई लकड़ी की मुरली नहीं है। दीज आर लेक्चर्स, दे कम फ्रॉम माउंट आबू। और कहाँ से कैसे आए? तो थोड़ा वो 7 डेज कोर्स करेगा। अब 7 डेज भी ना कह के 3 दिन का कोर्स कहिए, और फिर वो 3 दिन के कोर्स में आत्मा परमात्मा आ गया और पता लग गया परमात्मा निराकार है, तो कैसे आएगा? तो वो समझ में आ जाएगा, ऐसे आता है, फिर तो मुरली सुनने के लिए ज़रूर आएगा। ठीक है भैया? ओके, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हाँ भाई। ओम शांति। भाई जी, आपने पहले पावर पॉइंट में स्पिरिचुअल इम्पैक्ट पर डिस्कशन किया था। तो देखने में आता है कि मतलब जो भाई मतलब बहुत समय से ज्ञान में चलते हैं, कई समय मतलब सालों से, तो स्पिरिचुअल इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता है जो नई सोल्स आते हैं बाबा के ज्ञान में या प्रोग्राम में जिज्ञासु आते हैं। तो स्पिरिचुअल इम्पैक्ट को कैसे बढ़ाएं? देखिए, स्पिरिचुअल इम्पैक्ट की तो डेफिनेशन आपने देख ही ली है, बट मैं वही कहता हूँ कि स्पिरिचुअल इम्पैक्ट को और अच्छा करने के लिए अपने एक्सपीरियंसेस को थोड़ा ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। जो अभी तक हम अपने आप के अंदर समझ के चल रहे हैं कि हम ऑलरेडी स्पिरिचुअली इतने अवेयर हैं या इतने एम्पावर्ड हैं, वो अपने आप में काफ़ी नहीं है। अगर बाबा कहता है कि अच्छी सेवा की हुई है, खुद समझदार है, तो दूसरे को समझाएगा भी, ठीक है ना? और समझाएगा, दूसरे के अंदर बीज बोएगा, उसको पानी देना शुरू करेगा, तो इसका मतलब यानी कि अब वो विस्तार कर रहा है। तो जब तक कोई बीज विस्तार को नहीं पाता है, तब तक वो अपने आप में अधूरा है। तो स्पिरिचुअल इम्पैक्ट को अच्छा करने के लिए सिर्फ ज्ञान और योग पर ही नहीं, सेवाओं पर भी अच्छा अटेंशन दीजिए। चारों पढ़ाई के सब्जेक्ट हैं, तो उसके अंदर हमको अच्छा जाना है। तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल इम्पैक्ट जो होगा ना, वो थोड़ा एक ज़्यादा अच्छे लेवल के अवेयरनेस पर आ जाएगा। तो वो स्पिरिचुअल इम्पैक्ट क्या है? हम स्पिरिट के बारे में ही तो बता रहे हैं। तो जब हम उनको आत्मा के बारे में बताते हैं, तो आत्मा की अनुभूति हम बीच बीच में कराएं उनको। जो बाबा कहते हैं ना, बीच बीच में उनको अनुभव कराओ, मेडिटेशन कराओ। तो और उस मेडिटेशन को हम फिर ये कहें कि जब जब आपके सामने कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, उस वक़्त आप पहले से आपने ये मेडिटेशन किया हुआ है, सीखा हुआ है, तो उस वक़्त उस प्रॉब्लम के समय पर आप पुनः मेडिटेशन कीजिए। तो आपको पता है ना, जब कोई दिक्कत आती है और बाबा को हम याद करते हैं, तो बाबा से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। तो जब उनको उस ज्ञान से, उस योग से पर्सनल फ़ायदा होगा। एक तो हम अपने, जो भैया ने बताया कि अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि पहले हम भी ऐसे करते थे। हमारे भाई जब आए थे ना, इतने बड़े बड़े बाल होते थे, कैसे कैसे लगते थे। तो वो अपना हम जब अनुभव बनाते, देखो हम भी आपकी तरह थे, हम भी ऐसे ही बिल्कुल बहुत दुखी रहते थे। हम पढ़े लिखे तो बहुत थे, प्राप्तियां परिवार में बहुत थी, लेकिन शांति नहीं थी। फिर यहाँ पर आकर के हमने ये अनुभव किया। तो ये अनुभव जो है, ये इनको स्पिरिचुअल इम्पैक्ट देता है। और फिर जब हम उनको सिखाते हैं, अच्छा अब आपके सामने जब प्रॉब्लम आए ना, आप भी ऐसे करके देखना। फिर जब वो करके देखते हैं तो पर्सनल दे फील कि हाँ, इससे तो बड़ा अच्छा फ़ायदा हुआ। देन दे फील कि हमें इस ज्ञान में आगे बढ़ना है। फिर तो बाकी मुरली आगे आएगी, योग आएगा ही। हमारे क्लास आके देखो, कितने सारे बहन भाई आते हैं। और कभी हमारे यूथ का देखो, उसमें से हमारे बहन भाई भी तो अपना अनुभव सुनाते हैं। अनुभवों का क्लास भी रखते हैं ना। जब हम प्रोग्राम करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो हम एक सेशन ही होता है जो देता है, अपना ज्ञान देते हैं। जो सब्जेक्ट होता है उस पर हम एक जना हम में से वो इनपुट देता है। फिर दूसरा क्या होता है, हम अनुभव रखते हैं, या जिसको हम ये कहते हैं कि वो पैनल। तो पैनल में वो अपना अनुभव ही तो सुनाते हैं यूथ कि आज ये देखो इतनी बड़ी पोस्ट पर है, और इस पोस्ट में रहते हुए ज्ञान का कैसे अपने जीवन में फ़ायदा ले रहा है, और इसका जीवन अब कितना खुश है। ये भी इंजीनियर है और आप भी इंजीनियर हो, ये कितना अपने आप में खुश है। तो वो जो अनुभव है, जो विभिन्न हमारे युवाओं के अनुभव हैं, वो भी उसको बहुत
इम्प्रेस करते हैं, और फिर हम इसको ये एम्फेसिस ज़रूर दें कि इस वाली बात को जब आपके सामने प्रॉब्लम आए तो इसको यूज़ करना, और जब वो यूज़ करेगा तो नेचुरल उसको फ़ायदा। ओम शांति। अभी जो स्पिरिचुअल बात किया ना, तो 6 साल पहले मुझे एक फ़ोन आया था, एक भाई था यूथ। फिर मैंने उसको बात किया, क्योंकि मैं तो गुजराती हूँ, तो गुजराती में बात करता था, वो हिंदी में बात करता था। तो उसने बोला कि आप, मैं बोला मेरा नाम विनोद भाई है। बोला नहीं, मैं मेरे भाई से बात करता था, मैं सुबह किसी को अनुभव सुनाया था। वो बोलता है कि रॉन्ग नंबर, वो फ़ोन बंद करने वाला था। मैंने कहा रॉन्ग नंबर नहीं है, बंद नहीं करना फ़ोन, मैं भी आपका भाई हूँ, क्या बात करते हो। फिर मैंने उसको ये बात बताया कि आप भी बोलते हैं मैं परमात्मा के संतान हूँ, मैं भी यही करता हूँ, तो दोनों क्या हुए, दोनों भाई हुए। ऐसे करके मुझे चर्चा ज्ञान की हुआ, वो इंटरेस्ट था थोड़ा। तो 5-10 मिनट मैंने बातें किया, लेकिन 6 वो उस जो उधर का था, रांची का था, तो मैंने उसको वहाँ का एड्रेस सेंड किया। आज 6 साल से वो बाबा का बच्चा है, मैंने मिला नहीं है मैं उसको, लेकिन मुझे बात करता है, मुझे बहुत खुशी होती है। विपिन भाई नाम है उसका। तो ऐसे कई बार होता है ना कि कहीं को ज्ञान कैसे मिलता है, ज्ञान देने। ओम शांति। ओम शांति। यूथ में जो एडिक्टेड है, नशा ले रहे हैं पर्टिकुलरली, उनका हमारा अनुभव है, हम उनको कई बार लंबे टाइम तक सेवा करते रहते हैं और उनका वो रिजल्ट हमें उतना नहीं दिखता, बहुत उसमें रेयर दिखता है। तो ऐसे जो नशे के आदी हो गए, एडिक्टेड है, उनके लिए हमारा क्या अप्रोच हो, थोड़ा आपसे गाइडेंस चाहेंगे। थैंक यू। देखिए, जो चीज़ हम लोग स्पेशल एडिक्शन वालों के लिए बताया करते हैं, उसको मेडिसिन प्लस मेडिटेशन, ये दोनों चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो कुछ मेडिसिन का भी इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि एक्चुअली जो एडिक्शन ले रहे हैं उनकी बॉडी कुछ ऐसी हो जाती है, कुछ उनके हार्मोन्स जो हैं ऐसे करप्टेड से हो जाते हैं कि सीधे मेडिटेशन का भी असर नहीं होगा। तो मेडिसिन प्लस मेडिटेशन दोनों करना पड़े। एंड अदर देन दैट, उस व्यक्ति के इंटरेस्ट को थोड़ा सा हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि हर आत्मा जिस चीज़ का पर्सनल इंटरेस्ट रखेगी और उस हिसाब से ग्रो करेगी, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा, यानी कि उस नशे की लत से बाहर आ पाएगी। क्योंकि नशा जो है वो एक रिप्लेसमेंट मांगता है। नशा तो अब हम भी सब कर रहे हैं, लेकिन हम अच्छी चीज़ का नशा कर रहे हैं, वो उल्टी चीज़ का नशा कर रहे हैं। तो नशा करने का संस्कार तो दोनों के अंदर ही है, ज्ञान वाले में भी है तो अज्ञान वाले में भी है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि हमारा अब जैसे नशा है हमको नर से नारायण बना देता है, उनका जो नशा है वो जो है मनुष्य से भी और ज़्यादा असुर बना देता है, ऐसा कहेंगे। तो उसके थोड़े इंटरेस्ट को जानना और उसके इंटरेस्ट प्रमाण उसको किसी ना किसी ऐसी एंगेजमेंट में डालना, वो थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। ओम शांति। तो ये स्कूल के बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया था, फिर मुझे ये पता लगा कि हमारे एरिया में ऐसा है कि बच्चों की फैमिली काफ़ी सही है और उनको अब ब्रिंगिंग भी ऐसी मिली है कि उनकी सारी बातें मानी जाती है। तो वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वो अलाउड है उनके लिए, और उनका फ्यूचर भी काइंड ऑफ सिक्योर है क्योंकि फैमिली के पास ज़मीन वगैरह बहुत है। तो उनके साथ मुझे ये नहीं पता लगता कि इंटरेस्ट कैसे निकालूं, क्योंकि मैंने वो कोशिश करी थी कि इंटरेस्ट पता लगे, पर उनका इंटरेस्ट है बाइक्स में, घूमने फिरने में, और उसके लिए उनके पास पैसा है। तो एक तो उनका इंटरेस्ट नहीं निकलता, या किसी चीज़ के लिए वो वर्क करें वो भी नहीं निकलता। तो मतलब मेरे को कुछ ना वे नहीं दिखता उनके साथ। वो स्कूल के बच्चे हैं। ओके। ऐसा है कि हम लोग जो अभी ये सब सिखा रहे थे ना, स्कूल के बच्चे अभी वो चाइल्डहुड फेज़ में हैं। चाइल्डहुड फेज़ के अंदर तो ज़्यादातर उनको आप एक्टिविटीज़ ही कराइए, इंटरेस्ट निकालना करना, ये थोड़ी सी बातें आप हम अगर अपने अनुभव से बताएं, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी 18 के बाद आती हैं। उससे पहले तो स्कूल के बच्चों को भी आप ज़्यादातर प्रोग्राम्स देखिए, सब अपने जितने सेंटर्स पे चलते हैं, समर कैंप्स में उनको एक्टिविटी ओरिएंटेड ही कराया जाता है कि आपकी जो स्किल है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको मेडिटेशन ये बढ़ा भी सकता है और उसको इम्यूनाइज भी कर सकता है, उस लाइंस पर ले सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छा, अगर ज़्यादा वेल टू डू हैं, तो अब बाबा का भी थोड़ा सा साकार मुरलियों का ध्यान रखिए। उसके अंदर बाबा ने कह रखा है कि जो दुनिया के अंदर अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम लोग तो
ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं वो ज़्यादा ज्ञान के अंदर आगे इंटरेस्ट रखेंगे भी नहीं। तो इसीलिए आप थोड़ा सा फील्ड भी अपना और दूसरा एक्सप्लोर कीजिए कि जहाँ पर नीड हो वहाँ डिलीवर कीजिए। बाकी जनरल ग्रुप्स के अंदर इस तरीके से थोड़ा सा हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि जब तक किसी को लाइफ में चलते हुए ठोकर नहीं लगी है ना, वो किसी चीज़ को वो पहचानेगा नहीं, अच्छी चीज़ की वो वैल्यू करेगा नहीं। ओके